Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. अनेक मजहब, तहजीब, ज़बान और रहन सहन वाले लोग कैनवस में घुले रंगों की तरह अपना एक अलग वजूद बरकरार रखते हुए साथ मिल एक तस्वीर बनाते हैं उस देश की जिसे हम हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। और इस तस्वीर में कई ऐसे अद्भुत रंग हैं जो पश्चिमीकरण और 21वीं सदी के तौर तरीकों से अपना बचाव कर जिंदा रखे हैं अपनी एक अलग पहचान। छत्तीसगढ़ का इतिहास कहानी है उन लोगों की जो आज भी प्रकृति को अपना पालना बना बड़े होते हैं और इन्हीं जंगलों को अपनी बैसाखी बना के जीते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के पास स्थित दंडकारण्य या दंडक वन वो प्राचीन वन है भारत का जिसका जिक्र रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी हमें देखने को मिलता है। ये वो इलाका है जो दंडकारण्य था, जहाँ राम और सीता ने अपने वनवास का एक बड़ा हिस्सा बिताया था। हमको उल्लेख मिलता है वनवासियों का जो वानरों के समान आचरण करते थे। हमें उल्लेख मिलता है शबरी जैसी महिलाओं का जो राम को जंगल की बेर खिलाते थे। राम जब सीता और लक्ष्मण के साथ वन में भटक रहे थे तो उनका खाना भी कंदमूल फल पर आश्रित था। यही आज तक, अभी हाल तक ये आदिवासी खाते थे। उसके बाद पांडव लोगों ने भी जब वनगमन जब किया, उनको वनवास दिया गया तो इन्हीं इलाकों में घूमते रहे, गुफाओं में। उसका कारण ये है कि आखिर जब वो वन में रहेंगे तो कोई झोपड़ी तो नहीं बनाएंगे, तो जो नैसर्गिक गुफाएं हैं उसी गुफाओं में रहेंगे। वाल्मीकि रामायण में दंडकारण्य में जितने वृक्षों के वर्णन किए गए हैं वो सारे वृक्ष सिर्फ यहीं मिलते हैं, दूसरे जगह भारत में नहीं मिलते। उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि एक बस्तर में एक सल्फी होता है पेड़। सल्फी का ये पेड़ छत्तीसगढ़ के बस्तर वाले इलाके में भरपूर तादाद में पाया जाता है। हर घर में ताड़ के पेड़ जैसा एक पेड़ होता है जिसमें रात को शाम को खांचा बना के हंडी लटका देते हैं। उसमें रात भर में जैसे रबर का जूस भी टपकता है वैसे टपक के वो घड़ा भर जाता है। वो बेचा नहीं जाता, वो हर आदमी का अपना अपना पेड़ होता है, उसको पीता है और फिर शिकार में या खेती करने निकल जाता है। और इस प्राचीन पेड़ से निकलने वाले रस या नील का इस्तेमाल यहाँ के लोग 5000 साल से भी पहले से करते आ रहे हैं। हल्के नशे के साथ ये सल्फी एक औषधि के रूप में भी काम आती है पेट की बीमारियों को दूर रखने के लिए। छत्तीसगढ़ भारत के नक्शे पे नवजात प्रदेश है जिसका जन्म सन 2000 में मध्य प्रदेश को काट के हुआ। मगर यहाँ के जंगलों में रहने वाले लोग सदियों से ही जंगल और उसकी उपज पर निर्भर रहे हैं। और आदिवासियों के ये समुदाय पेशे और रहन सहन के तौर पे अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं। यहाँ रहने वाले आदिवासियों का एक समुदाय ऐसा है जिनका सीधा ताल्लुक
खाने पीने और खेती बाड़ी से है। हलवा शब्द की जो निरुक्ति हुई है वो हल से हुई है, जो हल या कृषि करते हैं। हलवा जाति के इन लोगों के अनुसार इनके जन्म की कहानी जुड़ी है श्री कृष्ण के भाई बलराम से। द्वापर युग में पांडव अर्जुन लोग के दो भाई बलराम और जगन्नाथ था। तो बलराम के यहाँ हल मुसल था पहले शक्ति, और शक्ति से हमको तो ये जन्म किया है। हल में जन्म हुआ तो हमको हलवा नाम दिए, हलवा हो गए। चाहे ये कहानी सच हो या ना हो, हलवा जाति की शुरुआत का अनुमान लगाना तो मुश्किल है, मगर जिस हल से इन लोगों का नाम पड़ा वो आज से करीब 5000 साल पहले से सिंधु घाटी सभ्यता और मिडिल ईस्ट के मेसोपोटामिया में इस्तेमाल में लाया जा रहा है, जब मनुष्य ने बैल मवेशी पे काबू करना सीखा। बहुत ही ज्यादा ये लोग धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं। घर में गाय पालते हैं तो गाय का बछड़ा ही गाय के बछड़े को पूरी तरीके से आज़ाद कर देते हैं, और इनकी पीछे धारणा ये है कि गाय के दूध के ऊपर सारा का सारा अधिकार बछड़े का है, और अधिकांश तौर पर ये लोग शुद्ध शाकाहारी ही होते हैं। बाहर की दुनिया भले ही इन लोगों को आदिवासी कहे, मगर छत्तीसगढ़ के ये समुदाय अपने आप को प्रकृति की संतान मानते हैं और प्रकृति ही इनकी मां है। हलबा जाति के लोग भले ही आम तौर पे शाकाहारी हों, मगर छत्तीसगढ़ के बाकी आदिवासी वन की उपज के अलावा शिकार पर भी निर्भर रहते हैं, और यहाँ के लोग एक ऐसी अजीबोगरीब चटनी भी खाते हैं जिसके बारे में अगर आप सुन लें तो शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। एक यहाँ पीली बड़ी सी चींटी होती है, उसको पीस कर चटनी बनाई जाती है। बड़ी स्वादिष्ट चटनी होती है, चापड़ चटनी जिसे कहते हैं, और खटास लिए हुए थोड़ी होती है, थोड़ी तीखी होती है। अगर आपको बताया न जाए तो आपको तब तक कोई परहेज भी नहीं होता। शराब में भीगी नशीली चींटी को तार की तरह उसकी नस में बांध दें, वो डंक मारती थी और रक्त का प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन फिर से रिस्टोर हो जाता था, क्लॉट समाप्त हो जाता था। जंगलों में जब ये घूमते हैं तो सांपों का बहुत डर रहता है। तो आप जानते हैं, कहावत है कि दी पॉइजन किल्स पॉइजन, है ना, जहर जहर को ही मारता है। तो उसके लिए क्या तरीका है कि सांप के बराबर समकक्ष जहर खा लिया जाए तो हम आपके शरीर में इतना जहर हो जाएगा कि उसका कुछ असर नहीं होगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो भगवान ही जाने, मगर इंसान और सांप की इस लड़ाई में मारी बेचारी चींटी ही जाती है। इनकी संस्कृति की सबसे एक खास जो चीज है सारी की सारी जनजातियों की, वो इनके भोजन को लेकर के है। भोजन और प्रकृति के तरफ इनका प्रकृति से जो सानिध्य है, और यही दो चीजें ऐसी हैं जो कि इनको बाकी, जिसको हम कल्चर्ड सोसाइटी, सिविलाइज्ड सोसाइटी कहते हैं, उनसे इनको पृथक करती है। प्रकृति की देन का उपयोग यहाँ के लोग अपने खाने के साथ साथ बर्तनों में भी करते हैं। पत्तों का इस्तेमाल करते हैं, खाना पकाने के लिए भी पत्तों में लपेटते हैं खाने को, और इसके बाद में उसको पकाते हैं। तो एक तो जो मेडिसिनल वैल्यू है किसी पत्ते की या किसी ट्री की, वो मेडिसिनल वैल्यू भी उसके अंदर आ जाती है खाने में। और खाना बनाने का जो तरीका है, बिना तेल का खाना बनाना, बहुत ही कम स्पाइसेस का इस्तेमाल करना, जो लोकल में हल्दी जैसी चीज़ें हैं, धनिया जैसी चीज़ें हैं, जो लोकल इनको ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। ये आदिवासी आज भी धातु या प्लास्टिक से बने बर्तनों से परहेज कर अपना खाना सिर्फ कागज के थाल और पत्तल या मिट्टी के कुल्हड़ों में ही परोसते हैं। बांस के नोट से एक सीक्रेशन निकलता है, और वो सीक्रेशन क्रिस्टल के फॉर्म में नोट के ऊपर डिपॉजिट होता रहता है। तो बम्बू को जिस समय इस्तेमाल करते हैं चिकन बनाने के लिए, तो वो जितना भी वो सीक्रेशन है वो सारा का सारा उसमें आ जाता है। तो इस तरीके से खाना अपने आप यहाँ का मेडिकेटेड मील
खुद ब खुद बन जाता है। तो हो सकता है उनकी सेहत का एक बहुत बड़ा राज ये भी हो। बैगा समुदाय के आदिवासियों ने महारत हासिल कर रखी है वन औषधि और उनके प्रयोगों से जुड़े तौर तरीकों पे। गांव में अगर किसी को किसी भी तरीके की शारीरिक या मानसिक फिजियोलॉजिकल या कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ है तो उसका इलाज ये लोग अपने तरीके से करते थे। बैगा जनजाति के जो लोग हैं वो कुछ तो ऑथेंटिक ड्रग्स के द्वारा और कुछ अनऑथेंटिक ड्रग्स के द्वारा वो चिकित्सा करते हैं और उनकी सफल चिकित्सा है। मतलब यह है कि गांव की जो प्रारंभिक चिकित्सा है उसके लिए बैगा जनजाति के लोगों का पहले भी महत्व था और आज भी महत्व है। जहां ये लोग अपने आप को जंगल की संतान मानते हैं, वहीं प्रकृति भी अपने इन बच्चों के लिए मां होने का फर्ज अदा करती है। जहाँ पानी भी हो पास में ही, मैंने पेरिनियल सप्लाई, ऐसा झरना है जो निरंतर बहता ही रहता है, कभी सूखता नहीं है, तो आदमी वहीं रहेगा। तो इस इलाके में कभी पानी की कमी नहीं हुई। आबहवा भी बहुत बढ़िया है। आप जंगलों में चले जाइए, बस्तर में आपको इतनी गर्मी नहीं मिलेगी। मांस मछली जो है हमारे बैगा लोग पुरखों से जो है खाते आ रहे हैं। पहले क्या करते थे कि अपने पड़ोसी वाले जो है अगर वो कहीं शिकार मार के ना आन पाते थे तो वो पड़ोसी वाले अगर लाते थे ना तो उसको उधार मांगते थे कि हमको जो है जानवर का एक टांग हिस्सा हमको दे दो, कल मैं जो है तुमको लाके दूंगा। प्राकृतिक औषधियों पर निर्भर रहने की वजह से यहाँ के लोगों के खाने में हल्दी भरपूर मात्रा में इस्तेमाल की जाती है। इस हल्दी के गुणों का बखान यजुर्वेद से लेके चरक और सुश्रुत संहिता में भी देखने को मिलता है। ये हल्दी मूलतः हिंदुस्तानी है और यहाँ सदैव से ही पाई जा रही है। छत्तीसगढ़ के ये घने वन सिर्फ इन आदिवासियों का घर ही नहीं बल्कि एक खजाना है प्राकृतिक सुंदरता और तोहफों का, जिनकी संतान और रक्षक हैं यहाँ रहने वाले ये लोग। वन में रहने वाले इन लोगों की जीवनचर्या शहरी जीवन से काफी अलग है। यहाँ के लोगों का पैसों से कोई वास्ता नहीं है और जरूरत की चीजें बटोरने के लिए ये लोग आज भी ऐतिहासिक बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते आ रहे हैं यहाँ लगने वाले साप्ताहिक हाट में। क्यों ना हम कभी कभार एक जगह इकट्ठे हों, दूर दूर के गांव से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के दायरे से, और वहाँ सब चीज़ें इकट्ठी जो जिसके यहाँ होता है वो लाएगा और हम उसको खरीद लेंगे। तो खरीदने का भी एक सिस्टम होता। तो इस तरह से हाट की प्रथा शुरू हुई, जिसको बाजार कहते हैं। इस हाट के लगने का एक और बड़ा कारण ये है कि आदिवासियों में आज भी प्रथा है कि लड़के लड़कियां, जैसे हम जाते हैं माँ बाप अपने लड़के के लिए लड़की के लिए वर वधू खोजते हैं, तो वो नहीं खोजते थे, वो लड़के लड़का खुद खोजते हैं। आज भी जो एलिजिबल बैचलर्स हैं, मेल और फीमेल, वो कान में गेंदे का फूल लगा लेते हैं और बाजार में घूमते रहते हैं। ये परंपरा और जातियां भारत की एक ऐसी सांस्कृतिक विरासत है जिनका शायद बाहरी दुनिया से अछूता रहना ही अच्छा है।
में आदिवासियों के अलावा बस्तर, कावर्धा, कांकेर जैसी रियासतें भी पनपी, जिन्होंने शाही रसोइयों में बनने वाले खाने पीने का दस्तूर आगे बढ़ाया। और इस दस्तूर में इन्होंने शामिल किया यहाँ का देसी स्वाद, जो नजर आता है काले मांस में। हम लोगों की जो फैमिली में जो कुकिंग आया है, कई प्रकार के स्पेशली नॉन वेज डिशेस बैगा ट्राइबल फूड से अडॉप्ट किया गया। जैसे खास करके काला मांस जो होता है, वो काला मांस जो हम लोग का बैगा फूड को ही उन्हीं का रेसिपी को लेकर के थोड़ा मॉडिफाई करके उसको बेटिफाई करके उसको हम लोगों ने अपने कवर्धा फैमिली में उसका हम लोगों ने काला मांस का डिश का नाम बनाया है। पहले तो पोर्क वाइल्ड बोर होता था, लेकिन अब वो है नहीं, तो उसके बजाय मटन, गोट है, देसी मुर्गी है और फिश है। 3 डिशेस हम लोग के फैमिली में, तीनों डिशेस हैं। काला मांस 100% छत्तीसगढ़ की रेसिपी नहीं है, पर इसमें यहाँ का जायका झलकता है। छत्तीसगढ़ के खाने में खटाई काफी होती है। इमली, टमाटर या दही जैसे इंग्रेडिएंट्स यहाँ खूब इस्तेमाल में लाए जाते हैं। यही खटाई काला मांस में भी चखने को मिलती है। वहाँ बाहर अंगीठी में चूल्हा बना कर रखे हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ नया चीज़ ट्राई करते रहते हैं, क्योंकि हम भी खाने के शौकीन हैं, हमारी वाइफ खाना बनाने की शौकीन है, तो हम दोनों बैठ कर एंजॉय करते रहते हैं। जहां तक बात रही कांकेर की, तो यहाँ की शाही रसोइयों में एक ऐसी नायाब डिश मिलती है जो यहाँ के मशहूर कड़कनाथ मुर्गे से बनाई जाती है। हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे खास व्यंजन हैं जो आपको पूरे भारतवर्ष में नहीं मिलेंगे, जैसे कि कड़कनाथ हो गया। ये सब एक ऐसे प्रजाति है जिसको ना कोई खाता है ना कोई जानता है। कड़कनाथ एक टाइप का मुर्गा होता है जिसका खून काला, जिसका आँख काला, जिसके आँख के जो पुतली रहते वो भी काली, और फेदर्स ब्लैक, सब चीज काला रहता है। देसी मुर्गा कड़कनाथ जंगल फाउल की ही एक प्रजाति है जो भारत में हमेशा से पाई जाती है। उसका मेडिसिनल वैल्यूज बहुत अच्छा है, उसमें प्रोटीन बहुत है और उसमें फैट की मात्रा बहुत कम है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। छत्तीसगढ़ी व्यंजन और कुजीन आज के दिन में लोग नहीं जानते, और एक मेरा कोशिश चल रहा है, 10-15 साल से मैं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो कुजीन है, छत्तीसगढ़ी कुजीन, उसको डॉक्यूमेंट किया जाए ताकि हमारे बाद की जो जनरेशन है वो भी उसको बना सके, सीख सके। आप सुनेंगे गुजराती फूड, साउथ इंडियन फूड, बट छत्तीसगढ़ी फूड आज के दिन में विलुप्त होते जा रहा है। तो जो हमारा रॉयल क्विजीन है और हमारा जो ट्राइबल क्विजीन है वो एक फ्यूजन हो जाता है। उससे क्या होता है कि जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा इनहेंस हो जाता है। चाहे वो यहाँ के आदिवासियों का खाना हो या छत्तीसगढ़ की शाही रसोइयों में पके पकवान, यहाँ के वनों की छाप इन सब में नजर आती है। छत्तीसगढ़ दुनिया के उन गिने चुने इलाकों में से एक है जहां इंसान कुदरत से जुड़े अपने रिश्ते को भूला नहीं है। यहाँ के वन इन आदिवासियों को जिंदगी गुजारने का साधन प्रदान करते हैं और बदले में ये आदिवासी सदियों से इन वनों की रक्षा करते आ रहे हैं। इस वन की एक उपज जो छत्तीसगढ़ के सारे आदिवासियों को साथ बांधे रखती है वो है महुआ। महुआ यहाँ की संस्कृति की एक खासियत है। बस्तर की पहचान में कुछ चीज़ें हैं। एक तो टंगिया है, छाता है, लंगोटी है, इमली है और महुआ, जिसका फल, पत्ते, फूल और लकड़ी सब इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ये महुआ का फूल है। अगर 30-40 फूल
भी चुन करके ताज़े अगर आप खाएंगे तो आप पूरे दिन भर के लिए एनर्जेटिक रहेंगे। बहुत ज़्यादा खाना, भात और रोटी खाने की आवश्यकता नहीं, आपको सफिशिएंट एनर्जी मिलेगी इसमें। मिनरल्स भी हैं इसमें, फ्रक्टोज भी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। महुआ का ये पेड़ जो छत्तीसगढ़ की एक सांस्कृतिक धरोहर है, हमेशा से भारत में ही पाया जाता है। इससे ये लोग व्यंजन भी बनाते हैं, पराठा टाइप की चीज़ या रोटी जैसी चीज़, इसमें कुछ कुछ और चीज़ें मिलाते हैं, आटा वगैरह मिला करके, और बड़ी टेस्टी वो चीज़ बनती है। फल की सब्जी बनाई जाती है, फल के अंदर जो बीज होता है उसका तेल निकालते हैं, तेल वो खाया भी जाता है और शरीर में मालिश भी की जाती है। जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारियां हैं उनको दूर करने में उसका योगदान है। छत्तीसगढ़ के वन गवाह हैं राम के वनवास का, शबरी की भक्ति और मानव जाति के एक ऐसे अध्याय का जो सदियों से प्रकृति की रक्षा करते हुए उसकी संतान की तरह यहां रहती है। हल्बा जाति का नाम याद दिलाते हैं हमारी जड़ों की, जब मानव ने खेती का आविष्कार किया। बैगा जाति के नुस्खे सबूत हैं कि कुदरत से बड़ा हाकिम कोई नहीं है। महुआ का पेड़ अपनी जड़ों से पकड़े रखता है यहाँ के लोगों के इतिहास और उनकी विरासत को। ये थी कहानी छत्तीसगढ़ के खाने की।